हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने भ्रूणपोष के बारे में बात किया था, यानी कि एंडोस्पर्म के बारे में बात ही की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये भी देख चुके थे हम लोग भ्रूण के बारे में। तो पिछली क्लास में भ्रूण के बारे में हम लोग बात की थी। इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था क्या, भ्रूणपोष। क्लियर है। चलो, तो भ्रूणपोष भी पढ़ चुके हैं हम लोग और हम लोगों ने जो है भ्रूण भी पढ़ लिया है, एम्ब्रियो भी पढ़ लिया है। तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री दोनों हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है बीज। क्लियर है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीड। क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आवृत बीजों में लैंगिक जनन का जो अंतिम परिणाम रहता है वो क्या रहता है, बीज। ये आपको याद रखना है। इसको प्रायः एक निश्चित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होता है, तो ये तो हमको पता ही है कि बीज कहाँ होता है, फलों के अंदर। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण होता है, बीजपत्र होते हैं और एक भ्रूण अक्ष होता है जिसे अक्वा कहते हैं। ठीक है। भ्रूण का बीजपत्र जो है 2.15 के आम के चित्र में आपको बताया गया है और यह एक बहुत सरल संरचना है। प्रायः आरक्षित आहार भंडार के कारण ये फूली हुई एवं स्थूल होती है, जैसा कि लेग्यूम्स कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है। चलो तो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर आगे की बात करेंगे। तो बीज आपको कुछ 1 मिनट, इसको हो गया पोलियो, तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। द्विबीजपत्र आपने सुना होगा ना, तो ये द्विबीजपत्र हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि चना आप देख सकते हो या मटर, फली दाने, तो इसमें जो है 2 कॉटिलीडन होते हैं, यानी 2 बीजपत्र। क्लियर है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है बीजपत्र। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है कि 2 कॉटिलीडन हो गए इसमें। इसके बाद एनसीईआरटी माता कह रही है कि यहाँ पे जो है आपको ये तो दिख जाए बीजपत्र, और इस बीजपत्र की बात करें तो इसको अपन अखवा भी कहते हैं। क्लियर है। सॉरी अखवा इसे नहीं कहते हैं। 1 मिनट। ठीक है। तो ये हो गया पहले कॉटिलीडन के बारे में हम लोग बात कर लेते। बीजपत्र ये एक बड़ी सरल संरचना है। इसमें आरक्षित आहार भंडार, यानी बहुत सारा खाना भरा रहता है, इसीलिए ये फूली हुई रहती है, जिसका नाम क्या है, लेग्यूम्स। तो ये लेग्यूम्स का मतलब क्या है, जिसमें सभी दालें आती है। क्लियर है। जिसमें सभी, तो इसको भी पोलियो हो गया। 1 मिनट। इसमें क्या आती है, सभी दालें आती है। 1 मिनट। देखो प्रॉब्लम तो आ रही है, पर क्या करें, प्रॉब्लम आ रही है लेकिन पढ़ना जरूरी है। चलो, तो दालें आती है किसमें, लेग्यूम्स में। क्लियर है। ये याद रखना। किसकी बात करी मैंने, बीजपत्र में। कितने बीजपत्र है, 2, तो इसको द्विबीजपत्री हम लोग कहते हैं इसलिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज, तो मिटाना तो नहीं चाहिए था पर मिट गया। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारा बीज है, तो जल्दी से एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैंने रफली बना दिया। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो खुली जगह रहती है ना, इसको हम लोग कहते हैं, कहाँ गया, ये अखवा या भ्रूण अक्ष। क्लियर है। जिसको हम लोग कहते हैं हाइलम, और हाइलम हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे बीजांड और बीजांड ग्रंथ जो है आपस में जुड़े रहते हैं। ये बीजांड वाले डायग्राम में मैंने बताया था आपको, तो वहाँ जाके देख सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे जो है आवरण रहता है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे 2 आवरण रहते हैं। क्लियर। ये आपको याद रखना है। जो बाहर वाला आवरण रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ला। क्या कहोगे, टेस्ला। क्लियर है। और जो इनर वाला आवरण है उसको आप कहोगे, 1 मिनट, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, अब ठीक है। और इनर वाला जो आवरण है उसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे टैगमैन। क्लियर है। क्या कहोगे, टैगमैन। ये एनसीईआरटी माता ने नहीं दिया है, लेकिन आपको याद रखना है। क्लियर है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ इतनी बातें कर चुके थे हम लोग। अच्छा, ये भी बात कर ही लेते हैं हम लोग। 2.15, तो देखते हैं कहाँ है 2.15, इधर है क्या, नहीं तो इधर होगा। 1 मिनट, 2.15 का, हाँ। तो यहाँ पे कुछ बीजों की संरचना के बारे में हमको दिया गया है, तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये दिया गया है हमें। ठीक है। और ऊपर भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 2 कॉटिलीडन है, यानी कि बीजपत्र। ये बीजांड द्वार सिरा होता है। बीजांड द्वार सिरा कहाँ होता है, जहाँ पे आवरण नहीं होता है तो उसे बीजांड द्वार आवरण कह देते हैं। इसके बाद ये बीजांड आवरण, ये आप देखोगे तो ये इसके चारों तरफ जो है भ्रूणपोष रहता है और ये रहता है बीजपत्र। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये बीजपत्राधार मूल अक्ष है, यह प्रहु का शीर्षस्थ भाग है,
प्रहो का मतलब वो होता है प्लेमुल, जो जड़ प्लेमुल ये बनाता है तना, और तना बनाने के बाद जो शीर्ष का भाग होता है, शीर्ष विभ्जोतक, विभजया का मतलब है विभ्जोतक, शीर्ष का मतलब होता है ऊपर वाला भाग, और विभजया यानी यहाँ पे लिखा है विभ्जोतक ऊतक, जो एक प्रकार का टिश्यू होता है जिसका क्षमता होती है कि वो आगे बहुत ज़्यादा वृद्धि या डिवीजन कर सकता है। क्लियर है? और ये होता है मूलाग्र। क्लियर है यहाँ तक के? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं और कुछ दिया हुआ है हमें, तो अभी पढ़ते हैं। ये एक बीजपत्री के बारे में हमको दिया गया है, तो ये चलो पढ़ लेते हैं इसको। ये एक बीजपत्री जो है बीज के बारे में हमको बताया गया है, तो याद रखना है यहाँ पे जो मैंने बताया भी था आपको इससे पहले, अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा था, अपन ने बीज, और बीज से पहले हम लोगों ने पढ़ा था भ्रूण। क्लियर है? तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो बीजपत्र होता है ना, उसकी जगह क्या होता है, स्कूटेलम को यूज़ करते हैं। क्लियर है? ये है भ्रूणपोष जहाँ पे बहुत सारा भोजन भरा रहता है। ये है फल की भित्ति, तो इसको कहते हैं फल भित्ति। ये है प्रांकुर चोल, ये है मूलांकुर चोल। ये प्रांकुर चोल जो है प्रांकुर का आवरण होता है, और मूलांकुर चोल मूलांकुर का आवरण। क्लियर है यहाँ तक के? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ और दी गई है, तो इसको अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ तक के पढ़ चुके थे हम लोग, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ रखना है यहाँ पे कि बीज जो है गैर एल्बुमिनस भी होते हैं अथवा एल्बुमिनस रहित भी होते हैं। क्लियर है? तो गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं आता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि देखो, गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं आता है, तो भ्रूणपोष का काम क्या है, भ्रूण को पोषण देना। अब याद रखना है यहाँ पे कि भ्रूण पूरा खाना खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है। तो ये अगर पूरा खा लेगा तो क्या होगा, अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं बचेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैर एल्बुमिनस। क्लियर है? या इसी को हम लोग कह देते हैं अभ्रूणपोषी बीज। क्या कहोगे, अभ्रूणपोषी बीज। क्लियर है? तो ये याद रखना, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभोक्त कर लिया जाता है। एनसीईआरटी माता भी वही कह रही है कि क्या होता है, जब ये जो भ्रूणपोष है, ये भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूणपोष पूरा खा जाता है भ्रूण। क्लियर है? ये पूर्णतः पूरी तरीके से उपभोक्त कर लिया जाता है, तो अवशिष्ट या जो है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचता है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना, ये नहीं भूलना है, मटर और मूंगफली। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग अगर शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपयोग नहीं होता है, तो क्या होता है कई बार कि ये जो भ्रूणपोष के पास पोषण है, तो भ्रूण जो है पूरा खाना नहीं खा पाता है, कुछ ना कुछ जो है अवशिष्ट बच जाता है, या कुछ ना कुछ शेष भाग बच जाता है, तो उसको क्या कहोगे, तो उसको यहाँ पे लिखते हो एल्बुमिनस बीज। क्लियर? ये एल्बुमिनस रहित है, लेकिन इसको क्या लिखोगे आप, एल्बुमिनस बीज, या फिर इसको कहोगे भ्रूणपोषी बीज। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा और अरंड यानी कि अरंडी। क्लियर है? ये इतनी बातें याद रखनी है, तो दो बातें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी माता ने प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है। एक है गैर एल्बुमिनस, यहाँ पे अवशिष्ट भ्रूण नहीं रहता है। मटर, मूंगफली, कई बार भ्रूणपोष बच जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है, गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंडी। इसको कहोगे क्या, इसको लिखोगे आप एल्बुमिनस बीज, या फिर लिखोगे भ्रूणपोषी बीज। क्लियर है यहाँ तक के? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो याद रखना, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च का और काली मिर्च का नहीं, 1 मिनट, कभी कभार जो है कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च और चुकंदर, ये याद रखना, उसमें बीजांडकाय यानी न्यूसेलस भी शेष रह जाता है, और अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय होने के कारण यहाँ पे इसको परिभ्रूणपोष कहते हैं, यानी कि पेरिस्पर्म कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है, न्यूसेलस क्या होता है, तो हम लोगों ने वो संरचना देखी थी, कौन सी देखी थी, हम लोगों ने कुछ यहाँ पे देखी थी बीजांड की संरचना। किसकी? बीजांड की। तो मैंने बोला था बीच में जो है ना कुछ न्यूसेलस होता है, जहाँ पे आरक्षित आहार भंडार होता है। तो क्या होता है, कभी कभी ये शेष बच जाता है, तो ये प्रोसेस को क्या कहेंगे, परिभ्रूणपोष। एग्जाम्पल क्या है, काली मिर्च और चुकंदर। क्लियर है? चलो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो याद रखना है यहाँ पे बीजांड या अंडाशय का अध्यावरण बीज के ऊपर
सख्त संरचनात्मक आवरण बन जाता है। ये चित्र 2.15 के आ में अभी देख लिया भी है अपन ने और अभी देखेंगे भी। तो बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। ठीक है, ये हम लोग बीजांड में पढ़ चुके हैं। बीज अंकुरण के समय यहाँ ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये याद रखना। तो जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, इसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाते हैं, यानी कि सूखने लगता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचय क्रिया का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसको हम लोग पाचन क्रिया भी बोल सकते हैं, तो ये धीमी पड़ने लगती है और भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्रसुप्ति कहते हैं किसे हैं। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है, जैसे कि पर्याप्त नमी मिल जाएंगी, इनको आर्द्रता मिल जाएंगी, ऑक्सीजन मिल जाएंगी तथा उपयुक्त तापमान मिल जाता है, तो ये फिर से क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे मान लो ये आपका बीज है, ठीक है, ये बीज है। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो खाली स्थान देख रहे हो ना, थोड़ा सा आप सोयाबीन वगैरह में देख लोगे, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? बीजांड द्वार। क्या होता है? ये छोटे से छिद्र होते हैं जहाँ पे आवरण जो है नहीं होता है। ठीक है, बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रहता है। तो यहाँ से होता क्या है? तो याद रखना, यहाँ से जो है ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को ये सुगम बनाता है, यानी कि आसान बनाता है। क्लियर है? इसके बाद आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आध्या आवरण है, तो ये याद रखना बीज के ऊपर ये आवरण है, 2 आवरण होते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे जैसे बीज परिपक्व होते चले जाएंगे ना, इस बीज के अंदर से जल की मात्रा क्या होने लग जाती है? घटने लग जाती है। और अगर बीज की मात्रा घटने लग जाती है तो धीरे धीरे ये सूखने लगेगा और मेटाबॉलिक क्रिया यानी कि जो पाचन क्रिया वो भी धीमी पड़ जाएंगी। ये निष्क्रियता की दशा में चले जाएगा और इसको कहेंगे प्रसुप्ति अवस्था। लेकिन जब फिर से अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो ये फिर से अंकुरित हो जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? आपने खेत में जब चना देखा होगा, ऐसा बना दे रहा हूँ मैं चना, मान लो कि ये चना है। क्लियर है? इसको पोलियो हो गया, सो 1 मिनट, इसको हम लोग लिख देंगे ये है चना। चना खेत में कैसा होता है? हरे कलर का या हरा। क्या होता है? धीरे धीरे इसको सुखाया जाता है धूप में रखा जाता है, तो ये सूख जाता है यानी शुष्क हो जाता है और धीरे धीरे इसके अंदर की जो नमी है यानी जो वाटर है, पानी, वो सूख जाता है। तो ये याद रखना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रसुप्ति अवस्था। क्लियर है? यहाँ पे एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, लेकिन आपको ये याद रखना है। प्रसुप्ति की बात करें तो यहाँ पे मात्र 10 से लेके 15% नमी बचती है, बाकी ये पूरा सूख जाता है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर ये सूख जाता है तो अब इसको फिर से पानी में रखो या गीले कपड़े में रखो, नमी मिलेंगी, ऑक्सीजन मिलेंगी, आर्द्रता मिलेंगी, तापमान मिलेगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे जैसे बीजांड जो है परिपक्व होकर बीज बनते हैं, तो याद रखना ये बीजांड ही क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। और अंडाशय एक फल के रूप में विकसित होता है। तो ये चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो बीजांड है वो बीज के रूप में विकसित हो जाएंगे और अंडाशय किसके रूप में विकसित होगा? फल के रूप में। अर्थात बीजांड का फल के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है, तो ये एक साथ चलते रहता है। इसके बाद हम लोग बात करें अंडाशय की दीवार, जिसको अंडाशय की दीवार फल की दीवार के छिलके के रूप में, जो अंडाशय की दीवार रहती है और वो फल के दीवार या छिलके के रूप में जो है हमें देखने को मिलेंगी, में विकसित होती है, जिसे हम लोग फल भित्ति कहते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना है। फल की बात करें तो अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं, तो ये याद रखना। इनके छिलके जो है ना गूदेदार हो सकते हैं, जैसे कि आम, संतरे के, अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति ये शुष्क हो सकते हैं, यानी कि सूखे हो सकते हैं। और बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रिया विधियाँ विकसित की हैं। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें, जिसे आपने पहले की कक्षा में पढ़ा है। तो एनसीईआरटी माता आपको बता रही है कि आपने पहले कभी पढ़ा होगा। पहले की कक्षा में क्या है? एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध है या नहीं है? तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया एनसीईआरटी माता ने, तो ये आपको बताना है। क्लियर है? तो यहाँ तक क्या अभी कुछ हम लोगों ने देखा, तो ये हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये तो दूसरी चीज़ है। तो चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक की चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई कि यहाँ पे एक तो हो सकते हैं गूदेदार फल और एक हो सकते हैं शुष्क फल, ठीक है, जिसकी भित्ति शुष्क होती है, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से कुछ देखा हम लोगों ने, तो बस यही देखा बेसिक चीज़ें, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि यहाँ पे अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है तथा उसके अन्य पुष्पी अंश अपहाइज एवं झड़े जाते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या या आभासी फल कहते हैं, जो हमको चित्र 2.15 में बताया गया है। तो यह आपको यह याद रखना है कि जो फल है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आभासी फल, जिसको मिथ्या या झूठे फल कहते हैं, और एक होते हैं वास्तविक फल। क्लियर है? तो अंतर क्या है, कैसे पता चला? तो ये एनसीईआरटी माता कह रही है कि जो फल है वो तो कहाँ बनते हैं, अंडाशय से, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी पुष्पांश जो है या भाग झड़ जाते हैं। लेकिन जो है अगर पुष्पासन भी मदद करे, तो जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट, ये 3 एग्जाम्पल याद रखना, तो इसको हम लोग कहते हैं मिथ्या या फिर आभासी फल। क्लियर है? अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या फिर वास्तविक फल कहते हैं। तो यदि जो है फल केवल अंडाशय से विकसित हो रहा है तो उसे वास्तविक या सत्य फल हम लोग कह देते हैं। क्लियर है? चलो, यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित हो जाते हैं। क्लियर? तो ये याद रखना। 2 चीज़ देखी। आभासी फल का मतलब क्या कि अंडाशय के अलावा यहाँ पे आपको मदद करेगा कौन, पुष्पासन भी। तो एग्जाम्पल क्या बताया हम लोगों ने, सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट। एक ऐसे फल है जो सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से ही विकसित होते हैं, तो उसको यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ पौधे या कुछ फल ऐसे भी होते हैं, तो कुछ ऐसी भी प्रजाति होती है जिनमें बिना निषेचन के ही फल पैदा हो जाते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं अनिषेक जनित फल, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर है? क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है, बिना निषेचन के फल अगर पैदा होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहोगे, अनिषेक जनित फल। इसका उदाहरण क्या है, केला है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से प्रेरित किया जाता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना, इसको कैसे हम लोग करेंगे बिना निषेचन के, तो यहाँ पे वृद्धि हार्मोन के द्वारा जो है इसको प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रकार के फल जो है बीज रहित होते हैं, इसमें बीज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए केला। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी ने हम लोगों को बेसिक थ्योरी दी है, तो यहाँ तक के अभी तक के पढ़ा हम लोगों ने। तो आज के लिए तो इतना ही। इसके बाद आपको क्या करना है, समझदार हो, आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट्स करके बताना है अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी डाउट हो तो। इसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट, हाँ, ये बनना ज़रूरी है ना, मतलब मज़ा नहीं आता मुझे, तो ये बनना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जब तक कि फ़ोटो नहीं बनाऊँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।